हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी तैयारी आपकी होती है और हमने 500 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको 500 क्वेश्चन में पेपर 1 के भी मिलेंगे और इसी सीरीज़ में आपको पेपर 2 एजुकेशन के भी मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिए। पेपर 1 की प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में अलग से इसका सेक्शन मिल जाएगा और पेपर 2 के लिए अलग से है। और सारी चीज़ें यूनिट वाइज भी मैंने कवर करवाई हैं, पेपर 1 में भी देखिएगा और पेपर 2 एजुकेशन की भी मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कराई हैं। ठीक है, तो आप नीचे स्क्रॉल करके जाइए, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी यूनिट वाइज भी। और पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी इस परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 एजुकेशन के कुछ PYQs को सॉल्व करेंगे और ये उसी सीरीज़ में से आगे की है। आज का डे 4 है। ठीक है, डे 4 है और इससे पहले हमने ऐसे ही आपके और भी वीडियोस को कर लिया है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होती है और इसको ज़रूर देखिए, पूरा देखिएगा, यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसी की मैंने आपको एजुकेशन में ही जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जहाँ जिन टॉपिक से, उसकी मैंने थ्योरी क्लास भी शुरू की है। तो एजुकेशनल स्टडीज़ में भी हमने सांख्य, योग और वेदांत सबको बहुत डीप में पढ़ा है, कायदे से पढ़ा है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप पढ़ के देखिएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, क्वेश्चन आपके तुरंत पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसी तरह से मैं पढ़ाई कराऊंगी, भले ही मुझे एक यूनिट के 2-3 वीडियो बनाने पड़े, कोई बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिट्स है, आपके एक वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा। और अगर कवर भी होगा कि 1 घंटे में पूरी क्लास, तो देखिए उसमें फिर चीज़ें छूटती हैं, है ना। तो इस तरह से जो पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन या PDF आपको वहीं पे दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 35 तक हम इसके पहले कर चुके हैं, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 36 से। अब इसमें देखिए, माइक्रो टीचिंग की सफलता के लिए कार्यकलापों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें आपको ये जितने भी इसके स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग के, इसको आपको लगाना है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या है? एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों कहा है? इसलिए कि जो लोग BEd BTC वगैरह करते हैं ना, तो उनकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर आपको स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम होता है, जहाँ पर आपको स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम यहाँ कराए जाते हैं और आपकी शिक्षण कौशल को निखारा जाता है ना। तो इसमें टीचिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है और NCERT के अनुसार यहाँ पे 6 स्टेप बताए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आपका ये माइक्रो टीचिंग होती है, ये कंट्रोल सेटिंग में होती है ना। यहाँ पर कंट्रोल सेटिंग से मतलब ये होता है कि आपके ही क्लास होगा जहाँ पर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और इसमें आपके ही जो पीयर ग्रुप के लोग हैं, आपके जितने सहपाठी हैं ना, वही यहाँ पर जो है स्टूडेंट का रोल अदा करते हैं। ठीक है, आप अपनी क्लास लोगे, एक कोई छोटा सा सेगमेंट, कोई टॉपिक लेके आप पढ़ाते हो, और वो जो आपके साथ के हम उम्र जितने भी पीयर ग्रुप के लोग हैं ना, आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, वही आपके स्टूडेंट की भूमिका अदा करेंगे। वो क्लास में एज ए स्टूडेंट बैठेंगे, आप पढ़ा रहे हो, अब वो वहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, एक वैल्यूएबल टूल है फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये टीचिंग जो माइक्रो टीचिंग होती है, इसके कुछ स्टेप बताए गए हैं। NCERT के अनुसार 6 स्टेप हैं, इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इस सर्किल को याद रखिएगा, है ना। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होती है, प्लान। ठीक, किसी भी चीज़ की हम पहले प्लानिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका प्लान बनाते हैं, पहला नंबर, किसी भी चीज़ की आप योजना बनाते हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे, टीच करेंगे। ठीक, दूसरा हो जाता है, फिर आपको जितना आपने पढ़ा है उसका फीडबैक चाहिए। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आपसे कहती हूँ फीडबैक दो अपना, है ना। तो कमेंट्स करिए, आप लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, जो आपकी मर्जी होती है वो आप करते हो। तो मुझे आप फीडबैक देते हो कि भाई तुम्हारा पसंद आया, नहीं पसंद आया, आपकी वीडियो पसंद आई, नहीं आई, हमें कंटेंट समझ में आया, नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फीडबैक। ठीक है, अब उसके बाद फिर से क्या करोगे, जैसा फीडबैक मिला, अगर समझ में आया, अच्छा फीडबैक मिला तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, वरना क्या करेंगे, फिर से रीप्लान करते हैं और यहाँ पर मतलब इसको फिर से रीप्लान करेंगे और रीटीच करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका चौथे नंबर पे, और ये फिर रीटीच। ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये लगाना है।
ये हो गया आपका, ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ देख सकते हैं पूरी चीज़ें, यहाँ पर देखिए ये चरण तब तक दोहराए जाते हैं और ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक छात्र शिक्षक कौशल के उपयोग में महारत हासिल नहीं कर लेता है। ऐसे ही टीचिंग प्रोग्राम होता है बीएड एमएड में, ठीक है। ये हो जाता है आपका, इसको याद रखिएगा। पहले नंबर पे ये होता है, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा फीडबैक मिला, फिर से रीप्लान बना, है ना। 6 स्टेप का होता है, तो वहाँ पे आपको छठा नहीं दिया है, 5 ही स्टेप में आपको उसको अरेंज करना है। फिर ये 5वां हो गया और ये छठा, जिसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा। और कम टाइम की होती है, ठीक है। ये माइक्रो टीचिंग आपकी 6 मिनट ऐसे होती है। तो यहाँ पर देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण के आपके जो मेमोरी लेवल के मुख्य सोपानों को इसमें व्यवस्थित करना है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। तो स्मृति स्तर के 5 मुख्य सोपानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए, है ना। सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसको हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, फोकस, ठीक है। फोकस किया जाता है, किस ग्रुप के लिए है, क्या है, ये पहले नंबर पे होता है। उसके बाद आता है आपका सिंटैक्स, वाक्य विन्यास, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरा नंबर फिर सिंटैक्स का हो जाता है। फिर सोशल सिस्टम आता है, तो नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका तीसरे नंबर पे। और फिर आता है एवेल्युएशन लास्ट में, किसी भी चीज़ का एवेल्युएशन आपका लास्ट में होगा। तो आपको क्या करना है, जो बी है ना, ये वाला ऑप्शन तो हटा दोगे, बी है। अब इसमें आपको तीनों ऑप्शन ही देखने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट में बी आ रहा है ना, तो इसलिए इसको हम एलिमिनेशन से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फोकस हो गया, इन स्टेप को ऐसे ही याद रखना है, 5 हैं। और इस जो मेमोरी लेवल है वो क्या है, सबसे कम विचारशील है ना, लेस थॉटफुल है। इसमें सीखने के रूप में क्या होता है, स्मरण, मान्यता और प्रतिधारण, मतलब रिटेन करता है। जैसी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, तो ये अधिकतर कहाँ पे हम करते हैं, जब छोटे लेवल के बच्चे होते हैं, छोटे एज वाले, है ना। तो जो छोटी क्लास के लोग होते हैं उनको वहाँ पे सिखाया जाता है। आप राइम सिखाते हो, पोएम सिखाते हो, इस तरह से चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उनको वो याद कर लेते हैं, है ना। और इसके जॉन एफ हर्बर्ट, है ना, इसके प्रसिद्ध शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें इन्होंने 5 सोपान बताया। क्या क्या थे, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड इवेल्युएशन। लास्ट में इवेल्युएशन आएगा, सबसे लास्ट में, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अब ये टॉपिक जब भी पढ़िएगा, और मैंने आपको पढ़ा रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड में और कम्युनिकेशन का, या सारी चीज़ें आपको मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करवा रखी हैं, आप उनको देखिएगा। रिसर्च के भी बहुत सारे टॉपिक आपको कवर कराएं, तो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख लीजिए चीज़ों को, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति जो आपके एजुकेशनल फिलोसफर है ना, यहाँ पे इनसे क्वेश्चन आता है। तो जे कृष्णमूर्ति के विचार अनुसार एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकते हैं यदि वो, और देखिए जैसे ये मेमोरी लेवल का क्वेश्चन है ना, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, तो ये आपके फर्स्ट पेपर में भी आता है। तो आप चाहे फर्स्ट पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाओ, चाहे सेकंड पेपर में पढ़ो, पढ़ना है बस, टॉपिक तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो इसलिए मैंने एक आपको वीडियो भी दी है 45 डेज स्ट्रेटजी करके, उसमें एजुकेशन वालों को वही बताया है कि कौन कौन से टॉपिक आपके 10 ऐसे टॉपिक्स मैंने निकाले जिसमें आपको फर्स्ट पेपर में भी आपको सहायता मिलेगी उनसे, और सेकंड पेपर में भी। और 3 ऐसी यूनिट है, अगर आप सेकंड पेपर एजुकेशन में अच्छे से पढ़ोगे तो वही फर्स्ट पेपर में भी वहाँ पे काम करेंगी। तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए हेल्प हो जाएगी, है ना। जे कृष्णमूर्ति आपके जो थिंकर हैं, भारतीय चिंतक, है ना, उनके अनुसार देखिए एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकते हैं यदि वो किस तरह का थॉट रखें, कैसी विचारधारा होनी चाहिए। तो जे कृष्णमूर्ति ने क्या बताया था, यही देखते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति जो है धार्मिक शिक्षा के नाम पर किसी भी धर्म शिक्षा का विरोध मतलब करते थे। उनका ये था कि किसी भी धर्म के नाम पे कोई शिक्षा ना दी जाए। ऐसी शिक्षा पर बल देते थे कि दूसरे के बारे में सही समझ विकसित करे और इस स्वतंत्र बुद्धि का विकास हो, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या, व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकता है यदि वो गैर प्रतिस्पर्धी है, ठीक है। उसमें कोई भी कंपटीशन की भावना नहीं होगी। कंपटीशन कहाँ पर होता है, जब आप में कुछ प्लस माइनस होता है तभी, है ना। तो इसीलिए इन्होंने धर्म की बात नहीं की, क्योंकि वहीं पे कंपटीशन आने लगेगा, ठीक है। कोई भी ऐसी बात नहीं की, स्वतंत्र रूप से विचार करने की बात कही है और स्वतंत्र बुद्धि को विकसित करने के लिए कहा है, ठीक है। तो ये गैर प्रतिस्पर्धी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस योग्य बने कि पक्षियों के कलरव को सुन सकें, आकाश को देख सकें, ठीक है। अनुपम सौंदर्य, जो भी प्रकृति का अनुपम सौंदर्य है, इसको हम अवलोकन कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आयोग से संबंधित है। किस आयोग राष्ट्रीय प्रारूप या नीति में बहुविध तथ्यों पर आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया गया। अब देखो इसमें आपको पढ़ना है, एनसीएफ की भी दे रखा है, एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन, ये आपको फर्स्ट पेपर में भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पेपर में भी आपसे पूछा जाता है
और सेकंड पेपर में तो आता ही आता है ना। एनपी 1986 और कोठारी कमीशन। तो देखिए इसमें जो बात की गई थी ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में यहाँ पर अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श करने की बात की गई थी। ऐसा ये ड्राफ्ट यहाँ पर बना था, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके बारे में हम सारी चीज़ों के में जान लेते हैं। इसमें देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके अनुसार सभी को शिक्षा समान अवसर प्रदान करने की बात की गई और किस किस बारे में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे कि 10+2+3 शिक्षा संरचना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी लेवल के लिए कहा गया था, नवोदय विद्यालय है ना, डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई, कॉम्प्लेक्स स्कूल, उपाधि को सेवा से अलग करना, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर ट्रेनिंग की बात हुई, शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षक की जवाबदेही, ये सारी चीज़ें। तो एनईपी 1986 में जो अध्यापकों के मूल्यांकन पर भी विचार विमर्श किया गया। मतलब इतने सारे काम तो कहे ही गए और इसके अलावा टीचर्स के जो है एवेल्यूएशन की भी बात कही गई थी, ठीक है। तो ये उसके बाद देखिए यहाँ पर NCF 2005, यहाँ पर क्या हुआ, ये बिना लर्निंग विदाउट बर्डन पर जोर देता है और परीक्षण के आधार के रूप में पाठ्य पुस्तकों से दूर हो जाता है। मतलब यहाँ पर बच्चों के टेंशन को कम करने की बात कही गई थी, यशपाल कमेटी ने कहा था, है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ठीक है। तो इन्होंने जो ज़्यादा जोर दिया वो किसने, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सिखाया जाए, है ना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो वो थे अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा, इनके बारे में सवाल पूछा गया है, ठीक है। इससे संबंधित सवाल आपसे आते हैं और कुछ नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है और इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देखिएगा। हायर एजुकेशन में फर्स्ट पेपर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसमें पूरी 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखिए, पूरे आयोग और समितियों के बारे में बताया है सारी चीज़ें। और आपकी जो प्राथमिक शिक्षा थी कैसी थी, है ना, जो उसमें वैदिक शिक्षा प्रणाली थी वो किस तरह थी, सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कराई हैं, आप उसको देखिए। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में क्या था, यहाँ पे इसका मुख्य लक्ष्य बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करना और सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना, सार्वजनिक लाभ को महत्ता देना, ठीक है। 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों को सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है। तो ये चीज़ें कही गई थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में। और कोठारी आयोग, वहाँ पर इनका जो मुख्य उद्देश्य था, देश की तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न, सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों पर भारत सरकार की सिफारिशें। तो कोठारी आयोग के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, माध्यमिक शिक्षा है ना, मुदाली और ये सारे आयोग और समितियां मैंने आपको वीडियो बनाया है, उसमें आप देखिएगा कौन से क्रम में आता है, किस तरह, और उसमें क्या खास रिकमेंडेशंस की गई थी, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो आगे भी मैं आपको ऐसी ही वीडियो दूंगी, तो उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक ही में सारी चीज़ें क्रमवार आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके अभी रिसेंटली नए क्वेश्चन हैं जो अभी पूछे गए हैं और इनसे आपको पैटर्न का पता लगता है कि कितने डेप्थ में हमें पढ़ना है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, किसे दिव्यांगजनों की खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इनका जो नाम था लुडविग गुटमैन, ठीक है। इनको जाना जाता है फादर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, है ना। इसको याद रखिएगा, थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एंड्रोगॉजी के संदर्भ में प्रासंगिक है। देखिए पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी, हिटोगॉजी, ये आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो और आपको पेपर 2 में एजुकेशन में भी पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उन वीडियोस को देखें और आपको हेल्प होगी, और यहाँ पर भी देखिए। एंड्रोगॉजी की बात करें तो ये किसके लिए होती है, वयस्कों के लिए होती है ना। यहाँ पर एडल्ट की शिक्षाओं की बात होती है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको सही मिलते हैं। देखिए ये वयस्कों के अधिगम के विज्ञान और अभ्यास को संदर्भित करता है, और पेडागॉजी में हम बालकों की शिक्षा पर जोर देते हैं, ठीक है, बालकों की शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं। तो एडल्ट लर्निंग पे बात करता है। यहाँ पर देखिए शिशुओं के अधिगम के लिए तो बी ऑप्शन तो नहीं है, है ना, ये पेडागॉजी की बात हो गई, तो जहाँ पर भी बी है उसको काट दीजिए, नहीं होगा इसका ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, एंड्रोगॉजी शब्द सबसे पहले किसने किया, तो कैनैप, ठीक है, कैनैप, अलेक्जेंडर कैनैप द्वारा इसको गढ़ा गया था, ये इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए हर्बर्ट दिया है, हेनरिक पेस्टोलॉजी, ये सब तो गलत है ना, ये इसके ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से ए और सी आपके ऑप्शन सही होते हैं, ठीक, ये हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़नी ज़रूरी हो जाती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित अध्ययनों में से क्लिनिकल विश्लेषण हेतु किस अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी मेडिकल रेमेडीज़ की बात होती है या आपको कुछ ऐसे मेडिकल बैकग्राउंड पे किसी रोग का या किसी की बीमारी का अध्ययन करना होता है, उसके लिए हम किसको रेफ़र करते हैं, केस स्टडी।
केस स्टडी आपका लॉन्ग टाइम चलने वाला होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल टाइप का होता है, लंबे समय तक चलता है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हम अध्ययन करते हैं। अगर वंशानुगत किसी बीमारी का या किसी रोग के जो स्टडी कर रहे हैं तो आपको हर पीढ़ी का एनालिसिस करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ये हो जाता है केस स्टडी। ठीक है, और इसी से सवाल आपका बनता है कि अगर टाइम रिलेटेड कौन सी स्टडी होती है, तो उसमें जैसे उसके ऑप्शन अलग थे, लेकिन वो भी आपका लॉन्गिट्यूडनल आता है। ठीक है, केस स्टडी वगैरह इस टाइप से, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चलता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लिनिकल अध्ययन में है ना चिकित्सा ज्ञान को जोड़ा जाता है, और इसमें नए उपचार और ज्ञात हस्तक्षेप भी शामिल है जो आगे की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये केस स्टडी के बारे में आपको दिया है। नेक्स्ट है आपका जे कृष्णमूर्ति। इनका मानना था कि शिक्षण है, शिक्षण क्या है। तो जे कृष्णमूर्ति ने बोला, यहाँ पर पहले भी इसका क्वेश्चन आया है, देखिए है ना, तो एक ही शिफ्ट में कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक उद्देश्य क्या थे, संपूर्ण मानव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ होल की बात करता है, होल ह्यूमन बीइंग है ना, मतलब सभी तरह से विकास होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक पक्ष में हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, कैसा भी हो। उसके बाद ये बालक के ऊपर किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो भी अगर कुछ या राजनीतिक इन दबाव को थोपने का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा ही कि स्वतंत्र बुद्धि के विकास पे बल दिया है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए जे कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षण है, शिक्षण क्या है, किसी चीज़ का आदान प्रदान है ना, पहले अध्ययन करना फिर उसे कार्रवाई में परिणत करना। देखिए यहाँ पर इनका जो उद्देश्य था ये था परस्पर साझा करना और रियलाइजिंग द सेल्फ है ना। जब किसी तरह का उसको दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, अपने तरह से सोचेगा समझेगा, तो इस तरह से सेल्फ रियलाइजेशन करता है। ठीक है, आत्म अनुभूति करना, तो ये इनकी शिक्षा का उद्देश्य था जे कृष्णमूर्ति। इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से है। सैम्पलिंग का मैंने पूरा वीडियो दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर 1 में पूरा आपको करवाया है, और बेसिक स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट जो आपके सांख्यिकी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ना, एनपीसी, मीन मीडियन मोड, वो भी मैंने आपको करवाया है, और भी इसका करवा दूंगी, अभी और भी एक पार्ट आना बाकी है, उसको भी करवा दूंगी। तो उससे आपके क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, उसको ज़रूर देख लीजिए। तो जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके ऐसे प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिए, पूरी वीडियो देखिए, उसमें सारे नए कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब मिल जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबल दो तरह की होती हैं। तो प्रोबेबल में क्या होता है कि यहाँ पर एक तरह से रैंडम टेक्निक का यूज़ करते हैं, और सभी के चुने जाने जो भी मतलब सैंपल लिए जाएंगे पॉपुलेशन से, वो उनमें सभी के चुने जाने की संभावना होती है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर रखी हैं। तो प्रोबेबिलिटी नमूनाकरण की विशेषता नहीं है, जो नहीं की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए, इसमें नमूनाकरण त्रुटि का अनुमान लगाने की असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी है। सैम्पलिंग एरर की इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये इसकी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद न्यायादर्श के जो भी सैंपल्स के वो हैं सब्जेक्ट्स हैं, इनका पक्षपातपूर्ण चयन, तो पक्षपात नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर रैंडम टेक्निक होती है ना, रैंडम सिलेक्शन यूज़ किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी में सभी के चुने जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बायस होने की कोई बात ही नहीं होती कि रिसर्चर अपने मनमानी करेगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सैम्पलिंग फ्रेम, ये क्या होता है। तो सैम्पलिंग फ्रेम इज ए लिस्ट और सोर्स दैट कंटेन्स ऑल्सो, मतलब जितने भी ऑल द आइटम्स इन ए पॉपुलेशन दैट आर पोटेंशियली एलिजिबल टू बी सैम्पल्ड फॉर ए रिसर्च स्टडी। मतलब सैम्पलिंग फ्रेम से मतलब होता है कि एक लिस्ट होती है जिसमें कि जितने भी लोग योग्य हैं, मतलब वो सभी पॉपुलेशन से सैंपल में लिए गए हैं और वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सैम्पलिंग जो है फ्रेम हो जाता है कि कौन कौन से लोगों को आपने लिस्ट में लिया है सैंपल में, है ना। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है कौन से सही होंगे, सी और डी। ठीक, ये हो जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो कौन सा है, फिर है यहाँ पर देखिए सावित्रीबाई फुले। ये सारे आपको जितने भी थिंकर्स हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे। आज ही इनके बारे में मैं थोड़ा सी चीज़ें बता देती हूँ, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करिए सारा चीज़। सावित्रीबाई फुले में कौन सी एक विशेषता नहीं हो सकती है, तो इसमें देखिए ये पोएटिस्ट थी, बिल्कुल ठीक है, एजुकेशनिस्ट भी थी और सोशल रिफॉर्म्स भी थी, समाज सुधारक। ये नहीं थी तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थी, ठीक है, राजनीतिक नहीं थी। तो देखिए सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, और इन्होंने पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्या भी बनी थी,
तो इस तरह से ये इनका एक थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा साक्षरता के लिए इन्होंने महिलाओं और अछूतों जितने भी जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए इन्होंने काम किया, शिक्षा और साक्षरता के लिए। और 1848 में, देखिए यहाँ पर भी नोट्स भी मिल जाएगा, 1848 में इन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खुला था 1848 में पुणे में, है ना, यहाँ पर ये पुणे में, और पहला जो है बालिका विद्यालय था। और इनका जो विवाह हुआ था वो समाज सुधारक ज्योतिराव फुले, ठीक है, तो इनको ज्योतिराव फुले के द्वारा इनका विवाह किया, मतलब उनके साथ हुआ था। और ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। ये क्या थी, एक कवित्री भी थी, ठीक है, कवित्री थी। और इनको आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत अगर इस तरह से पूछा जाए तो इनको माना जाता है आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत। तो इस तरह से कवित्री हो गई, समाज सुधारक हो गई, और शिक्षाविद तो थी ही, पहली महिला शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। और इनकी जो डेथ हुई थी 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण। ठीक है, एक रोग होता है प्लेग, उसके कारण ये मतलब दीन दुखियों की सेवा करते हुए इनको भी प्लेग रोग हो गया था और इस कारण इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो ये इनका कुछ थोड़े पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। 2-4 पॉइंट्स रह गए तो वो हम आगे जब हम थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सारी चीज़ें कवर करा दूंगी। सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपको बुक्स के बारे में पूछा जाता है। आपकी बार कई सारी बुक्स के नाम भी पूछे गए हैं, तो वो सारी चीज़ें और सब मैं आपको ऐसे कवर करा दूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए, अपनी तैयारी तो करते ही रहिए, साथ में यहाँ पर भी चैनल को भी सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने ग्रुप में जो भी आपके साथ हैं सबको ये शेयर करिए, ताकि पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन दोनों की तैयारी यहाँ पर आप करिए, है ना, सारी तैयारी हो जाएगी। और मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताती हूँ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि चाहे आपको एक ही क्वेश्चन में करवाऊँ लेकिन वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि उससे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके वो छूटे ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। और इसी तरह से हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी थ्योरी क्लास भी हो रही है, साथ में पेपर 1 में मैं करेंट अफेयर भी कवर कराती हूँ। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको कवर करनी है सारी चीज़ें यहाँ जोड़ के करिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। चलिए फ्रेंड, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।